हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की, यानी कि ये जो संख्या दिया है, जैसे पहला हमें दिया है 9801, इसी तरह से दूसरा देखे, तीसरा देखे और ये चौथा, सभी का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, प्रश्न कह रहा है जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे कौन सी अंक आने की संभावना है वो आप लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वर्गमूल क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए वर्गमूल होता क्या है। यहाँ पे समझिए वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रिया है। हमने क्या लिखा है? वर्गमूल वर्ग का विपरीत संक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए वर्ग क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 का वर्ग निकाले तो 1, इसी तरह से 2 का वर्ग का मतलब 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। इसी तरह से 3 का वर्ग मतलब 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना होगा, तो 3 गुने 3 यानी कि 9 हो गया। इसी तरह से 4 का वर्ग देखे तो 16। और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का विपरीत संक्रिया, यानी कि इसी का उल्टा संक्रिया है। जैसे आप लोगों को कहे 1 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो 1 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या होगा? इसी का विपरीत हो जाएगा, यानी कि इसी का उल्टा संख्या। जैसे 1 का वर्गमूल निकालें तो यही 1 प्राप्त होगा हमें। इसी तरह से अगर कहे यहाँ पे जैसे 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, अगर ये जो संख्या दिया है 4 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यही संख्या 2 प्राप्त होगा। ये हो गया इसका वर्गमूल ज्ञात करना। इसी तरह से जैसे अगर कहे 9 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो हम 3 लिखेंगे। 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमें 3 प्राप्त होगा। इसी तरह से जैसे 16 है और 16 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो 16 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 4 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ग का विपरीत संक्रिया है। वर्ग में क्या होता है? संख्याएं बढ़ती है जब भी हम वर्ग करते हैं। तो जैसे 1 का वर्ग की 1, इसी तरह से देखिए जैसे संख्या 2 है तो 2 का वर्ग किए तो संख्या बढ़ गया, 2 का वर्ग हो गया 4, 2 से बड़ा हो गया संख्या। 3 का वर्ग किए 9, 3 से बड़ा हो गया संख्या। 4 का वर्ग किए हैं तो 16, 16 संख्या बड़ा हो गया 4 से। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है? इसी का विपरीत होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए 1 का वर्ग किए हैं तो 1, 4 का वर्ग किए हैं तो 2, यहाँ पे संख्या घट गई है, 4 से यहाँ पे देखिए 2 आ गई है, यानी कि संख्या उनसे छोटी हो जाती है। इसी तरह से देखें तो 9 का वर्गमूल किए तो यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 की संख्या देखें तो 9 से छोटा हो गया। इसी तरह से 16 का वर्गमूल 4 जो कि 16 से छोटा है, तो इसमें क्या होता है? इसका विपरीत प्रक्रिया होता है। वर्गमूल आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आगे आप लोगों को सब कुछ समझ आते जाएगा जब पूरा वीडियो को देखिएगा। तो अब देखिए हम समझते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका। देखिए वर्गमूल निकालने का विधि हम सीखेंगे। देखिए प्रश्नावली 5.3 को हल करने के लिए आप लोगों को 2 विधि सीख लेना। पहला घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना और दूसरा अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पर जैसे देखिए घटाने की संक्रिया द्वारा देख रहे हैं, हम इसमें घटाएंगे। अब घटाएंगे कौन सी संख्या? तो इसमें आप लोग को ध्यान देखना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा है n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n²। इसका मतलब क्या हुआ? तो n क्या हमारा विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या में हमारा क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कह रहा है। क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा विषम संख्या और दूसरा विषम संख्या के बाद तीसरा विषम संख्या है। अब विषम संख्या होती क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, जिसमें हम 2 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटे तो वो संख्या हमारा विषम संख्या होती है। जैसे 1 में हम 2 से भाग देंगे ये पूरा पूरा कभी भी नहीं कटने वाला। 2 से 3 में अगर भाग दे ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 में हम 2 से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 में हम 2 से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। तो याद रखना है, जैसे हम अगर 1 के बाद 2 ले लेते हैं तो 2 हमारा सम संख्या हो जाता है, उसमें हम 2 से 2 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। इसी तरह से इसके बीच में अगर हम 4 ले लेते तो वो हमारा सम संख्या है 4। क्यों है 4 सम संख्या? क्योंकि 2 से हम 4 में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो याद रखना विषम संख्या लेना और विषम में क्रमागत प्राकृत संख्या लेना। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 नहीं लेना है, 2 सम संख्या हो जाता है। 3 ले सकते हैं, 3 प्राकृत संख्या है, 4 भी प्राकृत संख्या है, 5 भी है, लेकिन 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारा सम संख्या हो जाती है। तो इस तरह से क्रमागत विषम संख्या लेना है और इस क्रमागत विषम संख्याओं को क्या करना है? इसी में घटाते चले जाना है। जैसे हमें कह रहा है 25 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम घटाने की विधि से देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये जो 25 संख्या है 25 संख्याएं को लिखेंगे और इसमें से हम यहाँ पर ये जो क्रमागत विषम संख्या है पहले क्या करते हैं? 1 लेते हैं। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, यहाँ पर 1 घटाएंगे। इसके बाद क्रमागत लेते चले जाना है। यहाँ पे ये नहीं करना है कि 1 के बाद 5 ले लिए, 5 के बाद 9 लिए, ऐसे नहीं घटाना है। 1 के बाद हम 3 घटाएंगे, 3 के बाद 5 घटाएंगे, 5 के बाद 7 घटाएंगे।
जब तक शून्य ना आ जाए, बराबर में जब तक शून्य ना आ जाए तब तक हम घटाते जाएंगे विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए, इसमें समझिए, यहाँ पर हमने 25 में से ये विषम संख्या 1 को घटाया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 24। अब यही 24 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 24 में से फिर हम घटाएंगे दूसरा विषम संख्या, 1 के बाद होता है 3, तो हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 21। 24 में से 3 को घटाए तो 21। अब यही 21 संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तब तक घटाते जाएंगे तब जब तक कि यहाँ पे शेष पर शून्य ना आ जाए। यहाँ पर देखिए 21 में से हम घटाएंगे, अब देखिए 3 के बाद क्या होता है 5 होता है विषम संख्या, तो 5 को घटाएंगे, यहाँ पे हमें 16 प्राप्त हुआ। इसके बाद 16 को यहाँ पे लिखेंगे और 16 में से हम क्या करेंगे, 5 के बाद विषम संख्या 7 होती है, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 9 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या 9 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और 9 में से यहाँ पे 7 के बाद 9 होता है विषम संख्या, तो 9 को घटाएंगे तो हमें बराबर में शून्य आ गया है। तो यहाँ पे बराबर में शून्य प्राप्त हो गया है। तो देखिए 25 का वर्गमूल अब आसानी से हम इसका ज्ञात कर लेंगे घटाव की विधि से। देखिए इसमें हम कितनी बार विषम संख्या घटाए हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार में जाकर के यहाँ पर बराबर में शून्य है। 5 बार जब विषम संख्या घटाए हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। जब यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकाले हैं तो यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से देखिए और कोई संख्या लेकर के देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 36, तो 36 का अगर वर्गमूल ज्ञात करना तो हम कैसे नहीं ज्ञात करेंगे। 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, इसमें से विषम संख्या को घटाते जाएंगे। जैसे 36 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को घटाएंगे। 36 में से 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 35 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से यही जो 35 है, 35 में से हम घटा देंगे, अब 1 के बाद होता है 3, तो 3 को घटाइए तो यहाँ पर प्राप्त होगा 32। इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे 32। अब 32 में से हम 3 के बाद होता है विषम संख्या 5, तो 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे होता है 27, 7 5 12 32। इसी तरह से हम 27 में से घटाएंगे, फिर 5 के बाद होता है 7, तो 7 को घटाएंगे यहाँ पे होता है 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 20 संख्या है 20 को लिखेंगे, यहाँ पे तब तक घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए। यहाँ पे 20 में से हम क्या करेंगे, इसके बाद घटाएंगे, 7 के बाद होता है विषम संख्या 9, तो 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होता है 11। ये हमारा 11 था, 11 में से 9 के बाद होता है विषम संख्या 11, तो 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए शून्य आ गया है बराबर में। यहाँ पर ये कितनी बार में आया शून्य, यहाँ पर देखिए विषम संख्या की गिनती करिए कितनी बार विषम संख्या घटाए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्रम होगा तो विषम संख्या को घटाए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। यहाँ पर देखिए 36 का वर्गमूल किए हैं तो 6 निकला है। इस तरह से हम घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे हमने ले लिया 64, और 64 का वर्गमूल हम देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हम 64 में क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का एलसीएम लेंगे। इस तरह से हमें एलसीएम लेना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, जैसे इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग लगाएंगे 64 में, तो 32 बार में कटेगा। इसके बाद हम फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 16 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 को यहाँ पे 1 बार में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड, ये जो 64 संख्याएं दिया 64 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना बार में कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 बार। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 64 का, तो 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बराबर में लिखना है, इसको 64 यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 को एक साथ जोड़ा बना लेंगे, 2 संख्याओं का इस तरह से जोड़ा बनाते जाएंगे। तो देखिए एक बार इसमें से हम ले लेंगे 2, इसके बाद गुने में ये इसमें से ये जो जोड़ा है यानी कि युग में जो बनाए हैं इसमें से एक बार 2 को ले लेंगे, और इसके बाद ये जो 2 है इसमें से एक बार ले लीजिए। तीनों में से हम एक बार के ले लिए हैं, जोड़ा बनाए हैं, और इसका हम वर्ग लिख सकते हैं, इसका वर्ग। यहाँ पे देखिए अब इनको गुना कर लीजिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया, और इसका लिख सकते हैं हम वर्ग। इसके ऊपर घात 2 है यानी कि वर्ग हो गया, ये 8 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें निकालना था 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए हुए हैं आप लोगों को, यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल क्या था, ये जो 16 संख्या दिया तो 16 का वर्गमूल निकाले तो यही संख्या 4 लिखे थे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 8 का वर्ग, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 64 का ये जो 64 लिए इसको अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे 64 का वर्गमूल निकाले हैं तो यही 8 लिख देंगे। इसके ऊपर घात 2 है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ 8 लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे हम 8, ये हमारा इसका वर्गमूल निकला है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकला है। अब चलिए हम समझते हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 1 को। अब प्रश्न 1 को समझिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, ये जो संख्या दिया है जैसे इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकता है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो आप लोग को पता करना है। तो इसके लिए आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता है 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस तरह से ये आप लोगों को याद है।
और इसी का अगर हम वर्गमूल निकालें, जैसे हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही 1 प्राप्त होता है। 4 का अगर वर्गमूल करें तो 2, 9 का वर्गमूल करें तो 3, 16 का वर्गमूल करें तो 4, 25 का वर्गमूल करें तो 5, 36 का वर्गमूल करें तो 6, 49 का वर्गमूल करें तो 7, 64 का वर्गमूल करें तो 8, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे 81 का वर्गमूल करें तो 9, यहाँ पे 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा है संख्या। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। इसी तरह से इसमें देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, इसका वर्गमूल हमें नहीं निकालना है, बस इसका इकाई के स्थान पे कौन सी अंक आने की संभावना है वो आप लोगों को पता करना है। तो ध्यान रखना है, कितना भी बड़ा संख्या हो और उसका जब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहे और उसमें हमें बताना इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे अंक देखना है। यहाँ पे तो इकाई के स्थान पे 1 दिया है, तो इसमें देखिए जब भी हमारा इकाई के स्थान पे एक संख्या रहे तो या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। कहिएगा अब 9 क्यों आएगा, इकाई जैसे यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 1 है तो संख्या यहाँ पे 1 आया है, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या दिया इकाई के स्थान पे इसमें भी क्या है 1 है, यहाँ पे 9 आया है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जिस भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर 1 रहे तो या तो 1 आ सकता है या संख्या 9 आ सकती है। यही दो संख्या तक, जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या ले लिए, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 3 संख्या है, देखिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो यही इकाई का अंक 1 निकला है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे 361 है, तो 361 का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 19 में इकाई अंक के स्थान पर क्या है 9 है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, ये आप लोगों को समझ लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्हीं को। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में, दूसरा में क्या इकाई के स्थान पे 6 है, और इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई के स्थान पर कौन सी अंक आ सकता है, तो जब देखिए यहाँ पे 6 रहे, जब यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6 रहे और उसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो इकाई के स्थान पर हमेशा या तो 4 आएंगे या 6 आएंगे। अब 6 क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे इकाई का स्थान पे 6 था तो यहाँ पे 4 निकला था, और यहाँ पे देखिए इन संख्याओं में देखिए तो इकाई का स्थान पे 6 था तो इसका वर्गमूल निकाले हैं तो यहाँ पे इसका इकाई का स्थान पे 6 निकला है। इसी तरह से अगर संख्या जैसे ये हमारा 1 अंकों का था और अगर 2 अंकों का रहे या 3 अंकों का रहे, संख्या बड़ा भी रहे फिर भी, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दिया 196 और इसका जब वर्गमूल करिएगा तो इकाई का स्थान पे इसमें 6 है, तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक जब इसका वर्गमूल निकाले 14 तो 14 में इकाई अंक देखे तो 4 हुआ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसके इकाई अंक, इसका जब वर्गमूल निकाले हैं 256 का तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई का अंक स्थान पर निकला है 6। यहाँ पे 16 में इकाई का स्थान पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या निकल सकता है या तो 4 निकल सकता है या 6 निकल सकता है जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक वाले में तो पता ही है या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। इसी तरह से देखिए 5 है, तो 5 में कौन सी संख्या आ सकती है, जैसे देखिए इकाई के स्थान पर 5 रहे तो उसका जब वर्गमूल करिएगा तो 5 ही प्राप्त होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 3 संख्या है और इसका जब वर्गमूल करिएगा 525 का, तो इकाई के स्थान पे 5 है, यहाँ पर देखिए 15 प्राप्त हुआ है, 225 का वर्गमूल किए हैं तो यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ है, 15 में देखें तो इकाई के स्थान पे 5 है तो यहाँ पे हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। तो इसी को लिख देना है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको लिखना, अब लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखना है 9801, ये जो 9801 है इसके वर्गमूल, वर्गमूल ये पहला का हल कर रहे हैं, वर्गमूल में इतना के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, यही पूछ रहा था इकाई अंक आने की संभावना, तो लिखेंगे इकाई अंक आने की संभावना। संभावना क्या हो जाएंगे, जिसका भी इकाई के स्थान पर 1 रहे और उसका वर्गमूल निकाल दे तो इकाई अंक आने की क्या संभावना है 1 या फिर 9 आ सकता है। इसी तरह से लिखेंगे दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या दिया है 99,856, इतना के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना। इसी तरह से आप लोगों को भी लिख देना है, जिसके इकाई का स्थान पे 6 रहे और उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या क्या आ सकता है इकाई का स्थान पे, तो यहाँ पर देख लीजिए या तो 4 आएंगे या फिर 6 आएंगे। देखिए किसी भी संख्याओं का इकाई का स्थान पे 6 रहे तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालते हैं तो या तो 4 आता है या फिर 6 आता है। इसके भी इकाई का स्थान पे 6 है तो वर्गमूल निकाले हैं तो 6 प्राप्त हुआ है, तो या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, तो लिख देंगे 4,6। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को लिख देंगे, तीसरा में क्या दिया है 99,800,001 के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, इकाई अंक आने की संभावना इस तरह से लिख देना। क्या क्या आ सकता है, जिसके इकाई का स्थान पे 1 रहे तो देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान पे इसमें भी 1 था तो क्या क्या आया था 1 9। इसी तरह से इसके भी इकाई के स्थान पे 1 है
तो या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 4 में, 4 में दिया 6 5 7 6 6 0 2 5 2 5, इतना के वर्गमूल में इकाई अंक आने की संभावना, इकाई के स्थान पे 5 रहे तो उसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे हमेशा 5 ही प्राप्त होगा, 5। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें जैसे 3 संख्याओं का है, इसी तरह से कितना भी बड़ा संख्या है, जैसे इतना बड़ा संख्या है इसमें देखिए 3 संख्या सिर्फ है तो इकाई का स्थान पे 5 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का स्थान पे क्या आ सकता है, 5 ही आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये 5 आने की संभावना है, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 5। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 था। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में समझिए कह रहा है बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है बिना गणना किए, यानी कि ये जो संख्या दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको बिना गणना किए यानी बिना हल किए बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, हमने आपको ये प्रश्नावली 5.1 में बताया हुआ है। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 रहे 3 रहे 7 रहे 8 रहे या शून्य की संख्या विषम में रहे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ आए, इसको हम एक बार लिख देते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 रहे 3 रहे 7 रहे या एवं 8 रहे और शून्य की संख्या विषम में, विषम में यानी कि शून्य अगर 1 बार रहे 3 बार रहे 5 बार रहे 7 बार रहे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे देखिए इसमें 3 है इकाई के स्थान पे, तो 3 रहे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर अगर 7 रहे, देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर 7 है तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पे 8 है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, यानी कि इतना में से अगर कोई भी संख्या है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए हमने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे 1 का वर्ग किए हैं तो 1 प्राप्त हुआ है, 2 का वर्ग किए हैं तो 4 प्राप्त हुआ है, 3 का वर्ग किए हैं तो 9 प्राप्त हुआ है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो कहीं भी देखिए तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 नहीं है इसमें। इसी तरह से देखिए ना ही 3 है इसमें इकाई के स्थान पे, न ही 7 है इकाई के स्थान पे, देखिए कहीं भी इकाई के स्थान पे 7 नहीं है, न ही 8 है इकाई के स्थान पे, न ही शून्य की संख्या विषम में है। देखिए यहाँ पे ये शून्य है ये सम में है, 2 बार है यानी कि सम में है। अगर ये 3 बार होता तो वो हमारा विषम में हो जाता है, तो कभी भी जो है यहाँ पे विषम में नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर बड़ी संख्या ले, जैसे यहाँ पे 11 से 20 तक लिए तो इसमें भी देखिए कहीं भी आप लोगों को नजर नहीं आएगा 2 3 7 8 या शून्य की संख्या विषम कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। जब आप लोग इसका वर्ग निकालिएगा तो किसी भी संख्याओं का जब वर्ग निकालिएगा तो इकाई के स्थान पे या तो 1 आ सकता है, यहाँ पे शुरुआत से लिख देते हैं, यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या फिर यही 6 आ सकता है या 9 आ सकता है। इसी में से कोई एक संख्या आ सकता है। किसी भी संख्याओं का जब वर्ग करेगा तो इसी में से कोई एक संख्या आ सकता है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आती है। कौन कौन सी संख्या बच जाता है इसमें से, शून्य के अलावा 1 है, 1 के बाद 2 और 3 नहीं है, 2 3, इसी तरह से 4 है, 5 है, 5 के बाद 6 भी है, 7 8 नहीं है, यहाँ पे 7 और 8 और यहाँ पे शून्य की संख्या विषम में ये कभी भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे शून्य जो है हमेशा सम में आएगा। तो इतना संख्या रहे तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसी को हम लिख दिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक स्थान पे 2 रहे 3 रहे 7 रहे 8 रहे और शून्य की संख्या विषम में हो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। और ये भी याद रखना है आप लोगों को, अगर हो सकता है इकाई के स्थान पे ये संख्या अगर होगा तो जरूरी नहीं है वो होगा ही, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या रहे तो वो कभी भी होगा ही नहीं, ध्यान रखना है। जैसे अगर देखिए अगर आप लोगों को कहे 11 ये किसी का वर्ग है कि नहीं, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं होता, 11 किसी का वर्ग है ही नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर कह दे 64 तो 64 ये वर्ग है, 8 का वर्ग है ये 64, जैसे यहाँ पे देखिए 64 जो है 8 का वर्ग है, बट यहाँ पे 11 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर इकाई के स्थान पे 1 आ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा होगा ही, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या होगा तो ये कभी भी होगा ही नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है, 3 रहे नहीं होगा, 7 रहे तो नहीं होगा, 8 भी रहे तो नहीं होगा और 1 रहे तो ये हो सकता है।
तो नहीं होगा वो आप लोगों से पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला हम क्या दिया 153, तो 153। इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे दूसरा में दिया 257, एवं तीसरा क्या है 408। ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये वास्तव में कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। हम लिख दें इतना जो संख्या दिया हुआ है वो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। कारण में आप लोगों को पता चल चुका है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है बार बार घटाने की विधि से संख्या ये दिया है 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है घटाने की विधि से जो है इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, और घटाने की विधि आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बता चुके हैं घटाने की विधि कैसे घटाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, क्रमागत विषम संख्या को हमेशा घटाते हैं उस संख्याओं में से, और घटाते कब तक है, जब तक यहाँ पर बराबर में शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया है 100 को, यहाँ पे 100 में से हम क्या करेंगे विषम संख्या घटाते जाएंगे। जैसे 100 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो 100 का वर्गमूल हमें बार बार घटाने की विधि से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 100 में से हम विषम संख्या को घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 100 में से पहला विषम संख्या क्या होती है 1 होती है, तो 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। यहाँ पर 99 प्राप्त हुआ, तो 99 में से हम क्या करेंगे घटाएंगे कितना, 1 के बाद विषम संख्या क्या होती है 3, तो 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 99 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 96। अब 96 में से ये जो संख्या 96 है, तो 96 में से हम क्या करेंगे 3 के बाद विषम संख्या क्या होती है 5 होती है, तो 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 91। इसी तरह से हम क्या करेंगे अब 91 में से ये जो संख्या 91 है, 91 में से हम घटा देंगे अब 5 के बाद विषम संख्या होती है 7, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 91 में से 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो 84। घटा करके आप लोग देख सकते हैं सभी को। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 84 प्राप्त हुआ 84 में से हम घटा देंगे 7 के बाद विषम संख्या होती है 9, 9 को घटाएंगे तो 9 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 75। यहाँ पे ये जो 75 है, 75 में से हम घटा देंगे 9 के बाद विषम संख्या होती है 11, 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 75 में से 11 को घटाइएगा तो प्राप्त होगा हमें 64। घटा करके आप लोग देख सकते हैं, जैसे 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो 4, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6। इस तरह से यहाँ पर घटा लेना आप लोगों को। यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, ये जो 64 प्राप्त हुआ 64 में से 11 के बाद होता है 13, तो 13 को घटाएंगे तो 64 में से 13 को घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 51। इसी तरह से यहाँ पे ये जो 51 प्राप्त हुआ, जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए तब तक हमें घटाते चले जाना है। 11 के बाद यहाँ पे 13 के बाद विषम संख्या होती है 15, तो 15 को घटाएंगे यहाँ पर 51 में से 15 को घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 36। अब इसके बाद ये जो 36 प्राप्त हुआ 36 में से हमें घटा देना 15 के बाद विषम संख्या 17, तो यहाँ पे 17 को घटाएंगे तो कितना होगा, 36 में से 17 को घटाइए होगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 19। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये जो 19 प्राप्त हुआ है 19 में से हमें घटा देना है, विषम संख्या होती है 19, तो 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर में शून्य। तो यहाँ पे बराबर में हमें शून्य प्राप्त हो गया है, तो हम इसका आसानी से इसका हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्गमूल कह रहा था घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसका वर्गमूल यहाँ पे शून्य प्राप्त हुआ है, तो देखिए ये कितनी बार घटा है विषम संख्या उसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, लिख देंगे 10, यानी कि 100 का वर्गमूल निकालिएगा घटाने की विधि से 10 प्राप्त होगा। कैसे भी निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालिएगा तो 10 ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि ये अलग हो जाएंगे। बस हमें कह रहा था बार बार घटाने की विधि से, तो बार बार घटाने की विधि से हम इसको हल किए हैं। अब इसी तरह से 169 का, ये जो 169 दिया हुआ है इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है घटाने की विधि से। तो इसमें भी क्या करेंगे हम 169 में से यहाँ पे पहले करेंगे हम विषम संख्या 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 168। अब इसी तरह से ये जो 168 प्राप्त हुआ इसको हम लिख देंगे, 168 में से हमें घटाना है, 1 के बाद विषम संख्या होती है 3, 3 को घटाएंगे तो 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 165। अब इसके बाद ये जो 165 प्राप्त हुआ है तो लिख देंगे 165 में से 3 के बाद होता है संख्या 5, 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 165 में से 5 को घटाएगा तो हमें प्राप्त होगा 160। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है 160, 5 के बाद होता है विषम संख्या 7, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 153। इसके बाद हमें 153 में से घटाना है, 7 के बाद होता है विषम संख्या 9, तो 9 को घटाना है, 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 144। 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और ये हो गया 14, 14 लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 144 है, 144 को लिखिए, 144 में से 9 के बाद होता है विषम संख्या 11, 11 को घटाइए, 144 में से 11 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 133। इसके बाद हमें घटाना है 133 में से 11 के बाद विषम संख्या होती है 13, तो 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 120।
अब इसके बाद हमें 120 में से 13 के बाद होता है 15, तो 15 को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 105। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 105 में से घटाना है, 15 के बाद होता है 17, तो 17 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 88। इसी तरह से यहाँ पे हम घटाएंगे अब 88 में से कितना को घटाना है, 17 के बाद होता है 19, तो 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 69। इसके बाद यहाँ पे 69 में से हम 19 के बाद होता है विषम संख्या 21, तो 21 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। अब इसके बाद हमें 48 में से 21 के बाद होता है 23 विषम संख्या, 23 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। अब इसके बाद ये जो 25 प्राप्त है, 25 में से विषम संख्या, यहाँ पे 23 के बाद होता है 25, तो 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 25 में से 25 गया तो शून्य, यहाँ पे बराबर में शून्य प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पे छोड़ दिए, यहीं पे हमारा इसका आंसर निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए विषम संख्या गिनती करेंगे कितनी बार घटाने पर यहाँ पे बराबर में शून्य प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल जो है निकाले हैं 169 का, तो 13 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने घटाने की विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। इसको आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, इसको जोड़ के देख सकते हैं। जब इसको जोड़िएगा, ये जो विषम संख्या है इसको पूरे को जोड़िएगा तो 169 प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 25 तक जोड़ते चले जाना है। 5 के बाद 7 9 11 13 15 प्लस 17 19 21 23 प्लस 25 बराबर करिएगा एन स्क्वायर। आप लोगों को पता है एन स्क्वायर यानी कि एन कितना हो जाएगा, संख्या कितनी बार है यहाँ पे 1 से 25 तक में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया, यानी कि 13 का वर्ग करिएगा तो कितना होता है 169 आ जाता है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो इतना आप लोगों को नहीं लिखना, बस यहीं तक लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को हटाने की विधि से हल करना सीख लिए। तो प्रश्न तो संख्या 3 को देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निम्न संख्याओं को, यानी कि ये जो संख्या है 729 400, तीसरा में देखें तो 1764, इसी तरह से 10 तक दिया हुआ है। तो उन सभी संख्याओं का क्या करना है आप लोगों को, वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 3 में हमने बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था, और ये प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोगों को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए इसमें भी हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 729 है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 2 से पहले भाग दे करके देखेंगे। 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो 2 से नहीं लगेगा योग। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक देखना हमेशा। इकाई अंक देखे, अगर यहाँ पे सम रहे तो 2 से भाग लगा सकते हैं, अगर विषम में रहे तो हम 2 से कभी भी नहीं लगाएंगे। इसमें आगे देखेंगे हम 3 से लगा करके देखेंगे, 3 से न लगे तो 5 से लगाएंगे, 5 से न लगे तो 7 से, 7 से न लगे तो 11 से, 11 से न लगे तो 13 से, 13 से न लगे तो 17 से, 17 से न लगे तो 19 से, 19 से न लगे तो 23 से। ऐसे आप लोगों को भाग लगाते चले जाना है। तो इसमें आप लोगों को 3 से लगाना है। 3 से जब लगाइएगा तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर लगा देना है 3 से। 3 से जब भाग लगाइएगा तो देखिए इसमें 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6 हो गया। आप कहिएगा ये कहीं से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो 7 है, 7 में हम भाग दिए हैं 3 से, तो 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में यहाँ पे लिख दिए 6 आया है तो, और 7 में से हम 6 को घटाएंगे। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे समझिए, जैसे हमें 3 से भाग देना है 729 में, तो देखिए 3 से देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में यहाँ पे ये जो 6 आ रहा है तो यहीं लिखे हम 2, ये वाली 2 यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचता है, और यहाँ पे 1 पे ये 2 उतर जाता है, 1 पे ये हो गया 2, तो यही 1 पे 2 हो जाएंगे, तो 1 पे 2 कितना होता है 12, तो 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ गया। और इसके बाद ये है 9, तो 3 तिहाई के 9, 3 बार में 9, यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इस तरह से आप लोगों को भाग देना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 चौके 12, इसमें भी देखे तो 3 चौके 12, ये कट गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है 9, यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 3 तिहाई के 9, ये पूरा पूरी कट चुका है। यही हम लिखते हैं, यहाँ पे 243 लिखे हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे फिर से देखिए इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, तो 3 से फिर से लगाना है भाग। 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में ये 24 कट गया, ये जो 24 है 8 बार में 3 अट्ठे के 24, और 3 एका 3, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में। फिर से यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे, फिर से 3 से लग जाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 81, यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, 2 बार में 6। अब देखिए 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, और ये 2 पर 1 हो जाएंगे तो 21,
तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में 21 आ जाता है। फिर से हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे, अब फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 नब्बे के 27, 9 बार में 27, 3 से जब 27 में भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई के 9, फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 का 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए जैसे 729 है, 729 लिया हुआ है तो 729 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर 6 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोगों को 6 बार लिख देना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है 729 का। तो सबसे पहले देखिए हमें आप लोगों को बताया हुआ है वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रियाएं हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम पहले वर्ग के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को समझना है, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो हम यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार इसके लिए लिख देंगे 2 का वर्ग। आप लोगों को बेसिक से समझा रहे हैं, बाकी उतना आप लोगों को नहीं करना है, पहला में हम आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का वर्ग। अब कहिएगा ये 2 का वर्ग, 2 के ऊपर घात 2 क्यों लगा रहे हैं, सॉरी 3, देखिए सभी में 3 हमने 2 ले लिया है, सभी में 3 रखना है। यहाँ पे क्या लेना है 3, ये देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 रखना है यहाँ पे, तो 3 लिए हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 3 का वर्ग हो जाएंगे, गुने में 3 का वर्ग। अब यहाँ पे समझाते हैं आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग को समान संख्याओं को साथ क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते तो ऐसे ही करते थे। देखिए ये समान संख्या है, 3 2 बार इसमें हम जोड़ा लगाए, 2 संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाते जाएंगे। जोड़ा लगाए हैं समान संख्या में। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे अगर 3 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 3, तो इसी को हम इस रूप में लिख दिए, 3 का वर्ग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख दें 3 का वर्ग, इसको भी लिख दें 3 का वर्ग। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए सभी के ऊपर घात 2 है, सभी वर्ग में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 3, और इन सभी के लिए एक बार ही लिख सकते हैं डायरेक्ट वर्ग, इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया घात 2, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए, अब समझाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है 729 का वर्गमूल। 729 का जब वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। जब भी रूट लग गया इसका मतलब 729 का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। और वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो इसी का देखिए इसके ऊपर घात जो है हट जाएगा इसके ऊपर से, और यही संख्या हो जाएंगे 3 गुने में 3 गुने में 3। तो यहाँ पर गुना करिए, 3 तिया के 9 तिया के 27, इसको भी आप लोग समझिए। अब समझाते हैं। देखिए ये जो है 729 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 27 हो जाएंगे। अब कैसे आया 27, तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, हमने आपको क्या समझाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रिया है। जैसे देखिए अगर कहे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया के 9 होता है, ये आप लोगों को पता है। और इसी में अगर पूछ दे 9 का वर्गमूल, अगर 9 का वर्गमूल कहे निकालने के लिए, तो यही संख्या हो जाता है 3। इसमें से घात हट जाता है, घात को हम नहीं लिखते, जब भी रूट में लगाते हैं तो घात बाहर हो जाता है इसमें। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे ये जो संख्या थी इसके ऊपर घात 2 लगा है, इसमें हम जब रूट लगाए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये घात हट गया, तो यही संख्या बच गया, और इसको हम लिख देंगे इस तरह से गुना करके, 3 तिया के 9 तिया के 27। तो यहाँ पर उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 27 निकल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा नंबर समझाते हैं। अब इसमें समझिए, जैसे 400 है, 400 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से ना लगे तो 3 से लगाएंगे, तो आराम से लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 200 हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 200 हो जाएंगे। यहाँ पर 400 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, और ये 2 शून्य है तो शून्य लगा देंगे। फिर 2 से हम लगाएंगे तो 2 एका 2, और ये 2 शून्य तो शून्य डाल दीजिए। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे के 10, और ये शून्य तो शून्य। फिर 2 से लगाना है इसी तरह से, 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, 25 दूनी के 50 होता है, यानी कि ऐसे देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें 1 बच जाता है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, और ये 1 पे शून्य 10, तो 2 पंचे के 10। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक देखें तो ये 5 है, और 5 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या आ गया तो ये हमारा 2 से कभी भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे 3 से लिखेंगे। तो 3 से भी लगाएगा तो 3 के पहाड़ा में 25 नहीं है, 3 से कभी भी भाग नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे अब 5 से। 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 5 है 25, 5 बार में 25। अब क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 5। यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 400 को, ये जो 400 दिया हुआ है, 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, और 5 2 बार, तो इसको लिख दीजिए। 2 4 बार, 4 बार लिख देंगे, 3, इसके बाद हो गया 4, इसके बाद 5 कितनी बार, 2 बार दिया हुआ है, 2 बार लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 400 का वर्गमूल इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं। 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं,
एक जोड़ा में से, जैसे यहाँ पे देखिए दो को, ये दो दो दोनों समान संख्या है तो दो दो का जोड़ा लगाना है। इसी तरह से इसका भी जोड़ा लगा देंगे और इस तरह से इसका भी जोड़ा लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक संख्या लेंगे। यहाँ पे 2 गुने 2 है तो हम इसमें से एक बार 2 को लिख देंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। इसके बाद ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाए, इसमें देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाए हैं दो संख्याओं को, और दो संख्या में कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 3 रहता तो उसको हम एक साथ जोड़ा नहीं करेंगे, समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों 2 है तो इसमें से हम एक बार यहाँ पे जोड़ा लगा दिया और इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे। इसमें से देखिए एक जोड़ा यहाँ पे है, 5 दो बार है तो इसमें से हम एक बार 5 को ले लेंगे जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। और यहाँ पर अब देखिए इसका हल करिएगा तो देखिए जब 400 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी के 4 पंचे के 20, यहाँ पे ये हो गया 20। 400 का वर्गमूल क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए 1764 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक जो है सम में है तो हम 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16। देखिए 17 में से हम 16 को घटाएंगे, ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम 2 से भाग दे रहे हैं 1764 में, तो कैसे भाग देते हैं, 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16 ये हो गया, और ये जो 8 लिखे इन्हीं को यहाँ पे लिखे, ये 8 ये हो गया। और इसके बाद देखिए 17 में से 16 को घटाए तो 1, तो यही 1 और इसके ऊपर 6 है, ये है 6 तो 6 लगा दिए। तो 2 अट्ठे के 16, यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी समझिए 2 अट्ठे के 16 तो इसमें बच जाता है 17 में से 16 को घटाएंगे तो 1, और ये 1 पे 6 16 तो 2 अट्ठे के 16 हो गया। और ये 4 है तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे जैसे समझिए 2 अट्ठे के 16 ये पूरा पूरी कट चुका है, और ये 4 उतरा है तो 2 दूनी के 4 ये हमारा कट चुका है। तो इसी तरह से इसमें भी करना है, ऐसे समझना है आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, 2 से भाग देना है फिर से। यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एका 2। अब देखिए ये हमारा विषम संख्या आ गया एक इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगा किससे लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम 3 से लगा करके देखेंगे 3 से लगता है कि नहीं। 3 से लगाएगा तो 3 एका 3 और इसमें 1 बच जाता है, ये 4, तो 3 चौके 12, इसमें 2 और ये 1, यानी कि 3 से लग जाता है। 3 से जब इसको लगाइएगा तो 3 एका 3, एक बार में 3, इसमें 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, और 1 पर 4 14, तो 3 चौके 12, तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे 2 पर 1 21, तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में आ गया 21। अब इसके बाद देखिए फिर से 3 से लगाएंगे, हम 3 से लगाएंगे तो 3 से लगेगा 3 चौके 12, 4 बार में 12, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, और ये 7, 2 पर 7 27, तो 3 नब्बे के 27, 9 बार में। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये 3 से नहीं लगेगा, इसको 3 से लगाइएगा तो 3 के पहाड़ा 49 नहीं आता है। जैसे 3 का 3 और यहाँ पे 1 बच जाता है, और 1 पर 9 19 होता है, तो 3 के पहाड़ा 19 है नहीं, तो यहाँ पर हम 7 से डायरेक्ट लगेगा, ना 5 से लगेगा ना 3 से लगेगा, डायरेक्ट ये 7 से लगाए। 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते के 49, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। अब इसके बाद लिख देना है 1764 बराबर, इसका गुणनखंड के रूप में देखिए 2 2 बार है तो 2 बार लिख देना है। इस तरह से गुने में 3 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिख देना है। इसी के बाद 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिख देना है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया जैसे 1764 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे दो संख्याओं को, दो समान संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगा देंगे, और उसमें से एक संख्या को लेते जाएंगे। जैसे 2 का जोड़ा लगा इसमें तो हम एक बार 2 को लेंगे, 2 बार 2 था तो इसमें से एक बार ले लेंगे। 3 हम 2 बार है तो इसमें से एक बार 3 को ले लेंगे। जब भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ऐसे ही करना है। 7 में से यहाँ पे देखिए 7 गुने 7 है तो इसमें से एक बार 7 ले लेना है। अब इसके बाद देखिए 3 दूनी के 6 और 6 सत्ते के 42, यानी कि 1764 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 42 निकलेगा, यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग आप लोगों को बताने लगे एक एक करके तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का ये 4 नंबर है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 40 96, इसका हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया, और इसके बाद क्या करना है, इसको लिख देना। 40 96 था, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 40 96 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, तो हमने इसको 12 बार लिख दिया। यहाँ पे लिखा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार इस तरह से गुना किया है। अब हमें यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कह रहा था वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो हमने 40 96 का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, समान संख्याओं के साथ, सभी के सभी 2 ही है, तो इन सभी संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाएंगे और उसमें से एक संख्या को लेते जाएंगे। जैसे ये देखिए एक जोड़ा में से
एक दो ले लिए, इसमें से हम एक दो ले लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस जोड़ा में से एक दो ले लिए, इस जोड़ा में से एक दो ले लिए, इसमें से एक दो ले लिए और इसमें से एक दो ले लिए हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यही हो गया इसका वर्गमूल। जब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये संख्या निकलेंगे। 40 96 का वर्गमूल हो गया यहाँ पे 64। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 77 44। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से भाग देना है 77 44 में, तो 3872 हो जाएंगे। फिर 2 से दीजिएगा तो 1936, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 968, फिर 2 से देंगे तो 484, फिर 2 से देंगे तो 242, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 121। यहाँ पर देखिए 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 7 से भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये 11 से लगेगा। 11 से लगाएंगे तो 11 11 का 121 होता है। फिर 11 से हम 11 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 6 बार, तो यहाँ पर हम 6 बार लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 बार, 11 2 बार, तो 11 को 2 बार लिख दिए। इसके बाद हम क्या किए, इसको जोड़ा कर दिए, इस तरह से जोड़ा लगा दिए समान संख्याओं के साथ। अब इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ा में से एक बार लिखना है इसको। देखिए 2 बार है तो हम इसमें एक बार लिख दिए 2 को, इसके बाद इसमें से एक 2 को, इसमें से भी एक 2 को ले लिया, और यहाँ पे 2 बार 11 है तो इसमें से जोड़ा में से एक बार 11 को ले लेंगे। यहाँ पे जब भी इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्गमूल ज्ञात किए हैं, तो 77 44 का वर्गमूल क्या हो जाता है, यहाँ पे निकालते हैं तो 88 होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9604, इसका भी इसी तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 2 से लेंगे भाग, तो यहाँ पे 9604 में, तो यहाँ पे हो जाता है 4802। फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 2401, फिर यहाँ पे देखिए 2401 में यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या हो जाता है, तो यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगता है। जब नहीं लगता है 5 से भी नहीं लगेगा, तो हम 7 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 7 से लगा है। 7 से लगाए हैं तो 7 के पहाड़ा में कितनी बार में यहाँ पे होता है 2401, यहाँ पे ये होता है 243 बार में, तो यहाँ पे 243 हो गया। फिर 7 से भाग लगाए तो 49 बार में, यहाँ पे फिर 7 से भाग लगाए तो 7, फिर 7 में 7 से भाग लगाए तो यहाँ पे 1 हुआ है। इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, 7 4 बार है तो 7 को 4 बार लिख दिए, और इसके बाद हम जोड़ा लगा देंगे इस तरह से हमने जोड़ा लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ा में से एक बार लिख देना है 2 को। इसके बाद देखिए ये 7 है जोड़ा में है तो इसमें से एक बार ले लेना। अब यहाँ पे भी 7 जोड़ा में है तो इसमें से एक बार लिख देना है 7 को। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो देखिए 2 सत्ते 14 सत्ते के 98 हो जाता है। तो इस तरह से हमने 6 नंबर को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 7 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से 7 नंबर में यहाँ पर दिया 5929। 5929 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ऐसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 5929 में, तो 7 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 7 से लगाया, तो 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 847। फिर 7 से लगाएगा तो 121। आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट भाग दे दीजिए। जैसे 7 में देना है 847 में, 7 से 847 में भाग देना है और भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 121 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 11 से भाग लगेगा, 11 से लगाएंगे तो 121 में, तो यहाँ पे 11 बार में आता है। फिर 11 से 11 में भाग देंगे तो एक बार में, तो 7 2 बार आया है तो 7 को 2 बार लिख दिया, 11 2 बार तो 11 2 बार। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ा लगाना होता है समान संख्याओं के साथ। इस तरह से समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाए और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 5929 का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से एक जोड़ा में से हम एक बार 7 को लिख देंगे, और यहाँ पे एक बार जोड़ा में ये है 11 गुने 11, तो इसमें से एक बार 11 को लिख देना है। तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते के 77, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 8 नंबर को देख लेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 4 का 8 नंबर में देखिए 92 से 16, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो टोटल ये कितनी बार आ जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, और 3 2 बार है, तो यहाँ पर 3 को 2 बार लिख दिए। इस तरह से गुना में लिखना है। और यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड रूप में हो गया। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। देखिए 92 से 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से हम एक बार लिख देंगे। जैसे 2 है 2 बार, तो इस जोड़ा में से हम एक बार लिख देंगे, इसके जोड़ा में से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसके जोड़ा में से एक बार 2 को लिख देंगे, इसके बाद इसके जोड़ा में से हम 2 एक बार लिख देंगे, इसके जोड़ा में से एक बार 2 को लिख देंगे, और इस जोड़ा में से हम एक बार 3 को लिख देंगे। अब इसको गुना करिए तो इसका वर्गमूल यही हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 किया के 96, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 नंबर को। देखिए 9 नंबर में यहाँ पे दिया 529। 529 में देखिए 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा नहीं लगेगा, 5 से भी लगाइएगा नहीं लगेगा, 7 से भी लगाइएगा तो नहीं लगेगा, 11 से लगाइएगा नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगता है, नहीं 17 से लगता है, नहीं 19 लगता है, ये डायरेक्ट लग जाता है 23 से। 23 से लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए 23 को 23 से गुना करिएगा तो 529 आता है, यानी कि 23 बार में भाग लगता है, तो 23 लगाए। फिर यहाँ पे 23 से 23 में भाग लगाए तो एक बार में, तो यहाँ पे देखिए 529 बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 23, और इसके बाद हम इसका जोड़ा लगा देंगे। इस तरह से इसका जोड़ा में हम यहाँ पे जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एक बार लिख देते हैं, तो 23 2 बार था तो इसमें एक बार लिख दिया, तो यही हो गया इसका वर्गमूल। जब 529 का वर्गमूल निकालिएगा तो 23 निकलेगा।
अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट है 10 नंबर। अब 10 नंबर को समझिए। यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पे 8100 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए 2 से भाग लगाए 8100 में तो यहाँ पे हो जाता है 4050, फिर 2 से लगाए तो 2025, फिर यहाँ पे देखिए 2 से नहीं लगेगा, अब ये विषम संख्या हो जाता है 5, तो हम लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 675, फिर 3 से लगाते हैं तो 225, फिर 3 से लगाते हैं तो 75, फिर 3 से लगाते हैं तो 25। अब 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसी 8100 को, 8100 बराबर लिख दिया है, ये जो दिया हुआ है गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया है। दो बार है तो 2 बार लिख दिया। 3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 4 बार तो 1 2 3 4 बार, 5 2 बार तो 5 2 बार लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के साथ इस तरह से समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए हैं। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसमें से जब भी वर्गमूल ज्ञात करें, जैसे 8100 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसमें से हमें एक बार 2 को लिख देना है, इस जोड़े में से एक बार 3 को लिख देना, इस जोड़े में से एक बार 3 को लिखना है, और ये जो जोड़ा है 5 का, इसमें से एक बार 5 को लिख देना है। इसके बाद इस संख्याओं को क्या करना है, आपस में गुना कर लेना है। 2 तिया के 6, 6 त्रिक 18, 18 पंच के 90, तो ये हो गया इसका वर्गमूल निकाले हैं। 8100 का वर्गमूल हो गया 90। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए, यानी कि निम्नलिखित संख्या यानी कि जितने भी संख्याएं दिया है सभी के लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथी पांचवी और छठी में ये जो संख्याएं दिया इन सभी के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे गुणा करेंगे, जिससे इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए 252 है, 252 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितनी बार में 2 एका 2, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1, और ये 2 2 छक्के 12, 126। फिर से हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया के 6। अब फिर से यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, इकाई अंक यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे विषम संख्या है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 एका 3, फिर से यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 7 के 21। यहाँ पे इसके बाद देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 252 का 252 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने में 7। ये पहला का हल कर रहे हैं हम। तो देखिए आप लोगों को पता है पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, समान संख्याओं के साथ जब जोड़ा होता है इस तरह से तब वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं है। तो देखिए इसी में हमें कह रहा था वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे इसका भी जोड़ा हो जाता है। तो 7 से जब इन संख्याओं में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इसमें जोड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिख देना है इसको। और इसके बाद हमें जो है वो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, तो चूंकि हमें पता है यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जो है ये जोड़ा में नहीं है। देखिए ये दोनों जोड़ा में था लेकिन ये 7 अभी हम लिखे हैं, ये जोड़ा में नहीं था, एक ही 7 यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे लिख देंगे 7 जोड़ा में नहीं है। जोड़ा या फिर बोल सकते हैं युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है भाषाओं में। इसे लिख देते तो इसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इसलिए आप लोगों को इसको लिखना है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़ा में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 252 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग
संख्या प्राप्त होगी। देखिए आप लोगों को पता है ये जो 252 है, इसका देखिए तो यहाँ पे सभी संख्या में देखिए तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो समान है, यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ा में है, लेकिन ये 7 जो है जोड़ा में नहीं है, तो हम इसी को लिख दिए यहाँ पे 252 का अभाज्य गुणनखंड किए, 252 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 जोड़ा में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर हम लिखे 252, ये जो 252 है 252 में 7 से गुना करने पर ये जो 7 है इससे अगर हम गुना कर देते हैं तो गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसको गुना करके देखिए तो हमें देखिए इससे पहले हमें यहाँ पर एक बात और लिख देना है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारा 7 है। 7 से अगर हम गुना करते हैं तो ये जो संख्या है 252 में 7 से गुना करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा था, पहला बताना है यहाँ पे कौन सी सबसे छोटी संख्या से हम गुना किए हैं, तो 7 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या क्या है, 7 है। 7 से गुना करना है तो लिख देंगे 7 है। वांछित का मतलब जिस संख्याओं का हमें आवश्यकता होती है, तो सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब हमें लिख देना इन्हीं को, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे है उसको लिखिए। यहाँ पे 252 में क्या करना है, गुना कर देना है 7 से। 252 में 7 से गुना करिए और यहाँ पर ये जो है इसको लिख दीजिए गुणनखंड के रूप में है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। इतना तो दिया ही था और इसमें हमें क्या करना है, 7 से गुना करना है, तब जाकर के ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को गुना करिए। 252 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी के 14 के 4, हाथ में 1, 5 सत्ते 35 और हाथ में 1 था तो 36 का 6, हाथ में 3, 7 दूनी 14 3 17, यहाँ पर हो जाता है 1764। अब ये जो 1764 दिया हुआ है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बना है इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी अब जोड़ा में आ गया है, इससे पहले जोड़ा में नहीं था, 7 जोड़ा में नहीं था, लेकिन हम जब इसमें 7 से गुना किए तो ये जोड़ा में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एक संख्या, ये जो दिया हुआ है समान संख्याओं के साथ जोड़ा, तो इसमें से हम एक संख्या निकाल करके लिख देते हैं वर्गमूल जब भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें से 3 एक बार ले लेंगे और इसमें से 7 एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 तिया 6, 6 सत्ते के 42। तो देखिए पहला उत्तर यहाँ पे हो गया इसका, सबसे छोटी वांछित संख्या 7, पहला उत्तर ये 7 हो गया और दूसरा हमारा हो गया 42। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर लिखेंगे। देखिए दूसरा नंबर को समझते हैं। दूसरा में दिया 180। अब ये जो दूसरा दिया है इसको भी इसी तरह से हल करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाता है 90। फिर यहाँ पर हम 2 से देंगे तो 45 दूनी के 90 45। फिर अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे 3 से। 3 से लगाएंगे तो 15 तिया के 45, 15 बार में। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 5 तिया के 15, 5 बार में। अब 5 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 180 बराबर, देखिए इसका गुणनखंड 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 और गुने 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब सभी संख्या आपस में जोड़ा में होती है, समान संख्या। जैसे देखिए ये दोनों समान है, 2 है तो इन दोनों जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, लेकिन 5 देखें तो ये जोड़ा में नहीं है। तो इसमें ये जो 180 दिया है इसमें हम कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें अगर देखिए सबसे छोटी संख्या अगर 5 से गुना कर दें, इसमें यही 5 जोड़ा में नहीं लग रहा है, यानी कि इसमें अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, ये जो 5 अगर रहता है यहाँ पे गुना में तो ये जोड़ा हो जाता है, और जोड़ा हो जाता है तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करना है इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ये 180 जो दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 दिया हुआ है संख्या, 5 जोड़े में नहीं है। इस तरह से लिख देना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लिखना है इसलिए, यहाँ पर लिख देना है इसलिए 180 में किससे, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। जब इसको गुना करिएगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको समझाते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिख देना है,
यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी कौन सी संख्या से गुना कर रहे हैं जिससे ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है। तो हम यहाँ पर इसमें 5 से गुना कर रहे हैं, 5 संख्याओं से। 5 से जब गुना करेंगे तब जाकर के हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा 180। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या, वांछित का मतलब जो हमें ज़रूरत होता है, तो ज़रूरत 5 का है, 5 से हम गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे वांछित संख्या 5 है या फिर लिख सकते हैं होगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला का उत्तर हो गया, ये हमारा पहला उत्तर हो गया 5 संख्याएं। अब इसी तरह से दूसरा उत्तर कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 180 में हम गुना कर देंगे 5 से। 180 में 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है 180 ये किसी का वर्ग नहीं है, तो मैं कह रहा था वो सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए जिससे हम गुना करें 180 में तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर रहे हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो वर्गमूल भी हमें ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे 2 गुने 2, इसका गुणनखंड के रूप में है। और यहाँ पर देखिए ये संख्या एक बार है 5, और इसमें क्या कर रहे हैं हम 5 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ये अब जोड़ा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जोड़ा में, ये भी जोड़ा में और ये भी जोड़ा में, और इसको जब गुना करिएगा तो कितना होगा, शून्य को 5 से गुना करेंगे तो 5, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते, सॉरी शून्य ही होता है, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते तो शून्य होता है। और 18 को गुना करेंगे 5 से तो 18 पंचे के 90, डायरेक्ट यहाँ पे 900 हो जाता है। और ये हमारा 900 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या। और ये सी पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल जब भी ज्ञात करते हैं तो इस तरह से रूट लगाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो जोड़ा दिया हुआ इस तरह से समान संख्याओं के साथ, इसमें से हम एक संख्या लिख लेते हैं। 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो इसमें एक बार लिख देंगे, 5 2 बार है तो इसमें एक बार लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे तो यही इसका वर्गमूल हो जाएंगे। 2 तिया के 6 पंचे के 30। इस तरह से हो गया आंसर। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर। देखिए वीडियो ऐसे में लंबा हो रहा है, ऐसे समझा रहे हैं लिख करके, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से 5 का ये तीसरा नंबर है, यहाँ पे 1008 दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों को क्या कह रहा था, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न हमने आपको बताया हुआ है, कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं में, यानी कि जितने भी संख्याएं दिया है उसमें प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे हम अगर गुना करेंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें देखिए ये जो दिया हुआ 1008, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, इस तरह से हम किए हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 1008 बराबर, देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार लिख दिए इस तरह से। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, और 7 देखिए तो 1 बार है। तो यही संख्या में ज्ञात करना है। देखिए ये सभी का जोड़ा लग गया है, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यहाँ पे चूंकि 1008 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1008 में 7 से। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ा में लाने के लिए, 7 को जोड़ा में लाने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे 1008 में 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अतः यहाँ पर ये हम क्यों लिखे, सबसे छोटी वांछित संख्या 7 है, क्योंकि हमें कह रहा था, पूछ रहा था यहाँ पर बताने के लिए, हमें कह रहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सबसे छोटी वांछित संख्या 7 है। इसी तरह से आपको भी लिख देना है। और इसके बाद क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए इसमें हम 7 से गुना करें 1008 में, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए 1008 गुने 7, 1008 से हम 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त कितना होगा, 7056। इसको जब गुना करेगा तो 7056 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए इसी को लिखें, ये जो गुणनखंड के रूप में है तो इसी को हम लिख दिए हैं। और इसमें जब गुना कर रहे हैं 700 तो यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा, ये जोड़ा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सभी जोड़ा में अब आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है 7056, और 7056 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी कह रहा था ज्ञात करने के। तो इसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो इसी में से ये जोड़ा है तो एक बार लिख देंगे, इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसमें से एक बार 3 को लिख देंगे, और इसमें से एक बार 7 को लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे। 2 दूनी के 4, 3 के 12, 7 के 84 हो गया आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर। इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, ये जो दिया है 2008, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। अब इसके बाद कि अभाज्य गुणनखंड जब करिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है, इसका गुणनखंड 3 एक बार, 13 2 बार। इसमें देखिए 13 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, वो सबसे छोटी संख्या हमारा 3 हो जाएंगे। 3 से जब गुना करेंगे 2028 में तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2028 का अभाज्य गुणनखंड में 3 जोड़े में नहीं है, इसी को लिख दिए यहाँ पे। इसलिए
2028 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 हो जाएंगे। देखिए आप लोगों को प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख दिए अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 है। ये पहला उत्तर हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे इसमें देखिए यहाँ पर लिख दिए 2028 गुने 3। 2028 में हमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 2028 में हमें 3 से गुना करना है। तो 2028 में हम जब 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 6084 हमारा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया। इसी को जब गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो इस तरह से लिखाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 पहले से है और ये 3 एक बार है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं गुना करें 3 से, तो यहाँ पे ये 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये जोड़ा में आ जाएंगे और ये 3 गुने 3 3 गुने 3। और इसमें हम क्या करेंगे अब यहाँ पे जोड़ा में से एक बार लिख देंगे। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो इसमें से एक बार लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ा में है इसमें से एक बार लिख देंगे, और ये जो 13 गुने 13 है इसमें से हम एक बार लिख देंगे। अब इसको जब गुना करिएगा तो 2 3 के 6 और 6 को 13 से गुना करेंगे तो 13 6 के 78 हो जाता है। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, अब देखिए 5 नंबर में ये दिया हुआ है हमारा 1458। तो सबसे पहले क्या करना है इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है 1458 बराबर देखिए गुणनखंड के रूप में 2 एक बार दिया हुआ है, 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, तो 6 बार लिख दिए। 2 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इस तरह से हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर हमें लिख देना है चूंकि 1458 में ये जो 2 है 1458 का अभाज्य गुणनखंड में 2 जोड़े में नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, और बाकी का देखें तो जोड़ा में, ये 3 जोड़ा में, ये जोड़ा में और ये जोड़ा में, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं हो रहा है। तो हम लिख दिए इसी को 1458 का अभाज्य गुणनखंड में 2 जोड़े में नहीं है, इसलिए 1458 में हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 1458 में 2 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जब इसको गुना करेगा 1458 में 2 से तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यहाँ पे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 2 है। यहाँ पर 2 क्यों होगा सबसे छोटी वांछित संख्या, क्योंकि हम 2 से गुना कर रहे हैं। जब 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है 1458 में, जब 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख दें 1458 गुने 2 बराबर यहाँ पे इसमें इतना हो जाएंगे। इसका जब गुणनखंड रूप लिखेगा तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसी को लिखें, ये जो जितना दिया हुआ इसी को लिखें, और इसमें क्या हो जाता है ये हमारा 2 जो है जोड़ा में नहीं था, तो जब हम 2 से गुना करें तो ये हमारा जोड़ा में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे 1458 गुने 2, 1458 को 2 से गुना करेंगे तो 2916, और ये जो 2916 प्राप्त हुआ ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। तो हमें कह रहा था ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए हैं। तो ये देखिए इसमें से हम एक बार 2 को लिख दें, ये 3 एक बार, इसमें से एक बार 3 और इसमें से एक बार 3, तो इसको गुना करिए 2 3 के 6 3 18 18 3 के 54, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर, इसमें भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 786। 786 का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर देखिए 8 बार लिख दें, 2 गुने 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 2, और गुने में यहाँ पर 3 एक बार है तो गुने में 3 एक बार। अब देखिए ये सभी तो जोड़ा में है, देखिए 2 सभी में देखिए यहाँ पे जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पे 3 देखिए जोड़ा में नहीं आ रहा है, तो हम इसी को यहाँ पर लिख दिए। चूंकि 786 का अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो इसमें 3 जोड़े में नहीं है, इसलिए 786 में हम ये जो 3 दिया है 3 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त होगी। अतः यहाँ पर हमें कह रहा था, पहला प्रश्न हमें पूछ रहा था यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या बताना जिससे हम गुना करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हम लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 है। अब इसके बाद क्या करना है 786 में हमें 3 से गुना कर देना, गुना करिएगा तो यहाँ पर इस तरह से ये संख्याएं प्राप्त होगी। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सभी जोड़ा में आ जाएंगे। जब इसको गुना करिएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है, जब भी जोड़ा में आ जाता है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। यहाँ पे इसमें 3 से गुना किए तो ये 3 एक बढ़ जाता है, यहाँ पे भी गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये गुणनखंड रूप हो गया इन संख्याओं का। अब इसको जब हम गुना करेंगे 786 को गुना करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 2304, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ इसका हमें कह रहा था वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो जोड़ा लगा है उसमें से हम एक संख्या को लिखते हैं। 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, और इसमें से ये जो 3 गुने 3 है इसमें से हम एक बार लिख देंगे, और इन सभी को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 के 48, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ लिए। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 6 जो है प्रश्न 5 के तरह ही है। प्रश्न 5 में कह रहा था वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम गुना करेंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा तो उसका वर्गमूल भी हमें कह रहा था ज्ञात करने के लिए। और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे हम भाग देंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बने, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, प्रश्न संख्या 5 में देख चुके हैं। सबसे पहले ये जो संख्या इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 252, तो 252 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए इस तरह से। देखिए 2 से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। इसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से लगाना है, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 63। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे 3 से, 2 से लगेगा नहीं, विषम संख्या है तो 3 दूनी के 6, 3 एका 3, यहाँ पर कितना हो जाता है 21। इसके बाद फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 7 के 21, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। यहाँ पर 252 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, इन्हीं को लिख दें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर देखिए इनका जोड़ा लग गया, 3 का भी जोड़ा है लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 7 संख्या है इसे हटाना है। 7 संख्या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। भाग कह रहा देने के लिए तो हम 7 में, वो सबसे छोटी संख्या हमारा 7 हो जाएंगे। 7 से जब हम भाग देंगे 252 में तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए जैसे हम प्रश्न संख्या 5 में लिखे थे भाषाओं में, इसी तरह से इसमें भी लिख देते हैं। तो इसमें भी हम आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पर लिख देना चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 7, ये जो 7 दिया है 7 जोड़े में नहीं है, जोड़े या फिर बोल सकते हैं युग्म नहीं है। इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसलिए 252 में 7 से भाग करने पर, 7 से भाग देने पर या करने पर, 7 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, से लिख देना है। तो देखिए इसके बाद हमें क्या कह रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या बताना है जिससे हम भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हम लिख देंगे, प्रश्न में पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या किससे हम देंगे भाग, इसमें किससे भाग दे रहा है 7 से भाग दे रहा है तो लिख देंगे 7 है। ये हमारा पहला उत्तर हो गया, पहला उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिख देंगे 252 में हमें 7 से भाग देना है। 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इसको लिख दीजिए एक बार, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें देखिए ये जो 7 दिया हुआ है, 7 में अगर 7 से भाग दे दें, यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर अगर हम 7 और इसमें भाग दे दें 7 से, तो ये 7 में 7 से भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो इसमें बच जाएगा बस इतना ही। तो इसमें देखिए ये दोनों आपस में जोड़ा में आ गया है। तो जब जोड़ा में आ गया तो यहाँ पर देखिए 7 से जब 252 में भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त होंगे यहाँ पे, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे 36। यहाँ पर आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। और ये जो 36 प्राप्त हुआ ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या हुआ है इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल में आप लोगों को पता है यहाँ पर ये जो जोड़ा होता है उसमें से हम एक बार संख्या को लिख देते हैं। ये जो जोड़ा है 2 बार संख्या है तो इसमें से एक बार लिख देंगे, और ये जो 3 दिया है 2 बार इसमें से हमें एक बार लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये भाग करने के लिए कह रहा था, प्रश्न संख्या 5 में गुना में था और ये भाग में है। तो हम भाग किए तो ये दोनों आपस में भाग किए तो ये कट गया है, ये सिर्फ इतना ही बच जाएंगे। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, यही हो जाएंगे इनका आंसर। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे दूसरा नंबर दिया है 2965। तो यहाँ पर देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको भी ऐसे ही समझा देते हैं। यहाँ पर लिख देना है 2965, और 2965 का इसी तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2965 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करिए सर। यहाँ पे देखिए इसमें 2 से लगेगा नहीं, इसमें डायरेक्ट क्या सा लगेगा 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 975। फिर इसके बाद देखिए 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 325। यहाँ पे फास्ट हम कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से 5 से लगाएंगे, अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो ये 65 बार में। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 13 बार में। फिर यहाँ पे देखिए 13 से लगाएंगे तो 13 का 13 यानी कि एक बार में। अब हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2965 बराबर क्या हो जाएंगे इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। 3 गुने 3
गुने 5 गुने 5 गुने 13। अब देखिए ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। लिखेंगे चूंकि इस तरह से लिख देना है। 2965 का अभाज्य गुणनखंड में 13 जोड़ा में नहीं है, तो लिख देंगे 13 जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे लिख देना इसलिए 2965 में कितना से भाग देना है, 13 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से लिख देना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, पहला सबसे छोटी संख्या में बताना है जिससे हम भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पर लिख देना है, अतः सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, किससे भाग दे रहे, 13 से, तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे। ये हो गया इसका आंसर, पहला ये आंसर निकला है। अब इसी तरह से दूसरा आंसर कैसे निकलेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए इसका। देखिए 2965 में 13 से भाग दीजिए। 2965 में भाग देना है 13 से, बराबर में क्या लिखना है, यहाँ पर ये हट जाएंगे जब भाग देंगे। देखिए 13 में 13 से भाग देंगे तो ये हमारा हट जाएगा इतना, तो बस यही बच जाएगा। तो इसी को लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5। अब देखिए इससे भाग दीजिए, इसमें जब इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 225 प्राप्त हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है, 13 से भाग देकर के इसमें देख लेना है। यहाँ पर हम बारी बारी से बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे। देखिए ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ था इसका हम वर्गमूल कर रहे हैं, तो वर्गमूल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 3 गुने 3 और यहाँ पर 5 गुने 5। ये जोड़ा में हो जाएंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे 3 और इसमें से एक बार लिख देंगे 5 को, तो 3 पंचे हो जाएंगे 15। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम यहाँ पर 225 का वर्गमूल निकाले हैं, 15 निकला है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का आप लोग दूसरा नंबर समझ गए। अब हम देखिए ऐसे में अगर आप लोगों को लिख करके बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रश्न संख्या 6 का तीसरा नंबर, ये हमारा 396 है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। तो इसमें देखिए ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिए हैं, 3 2 बार 3 2 बार, 11 एक बार आया है तो 11 एक बार। देखिए इनका जोड़ा आ रहा है, इनका भी जोड़ा, और लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा नहीं है तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 396 का अभाज्य गुणनखंड में 11 जोड़े में नहीं है, तो लिख दिए। अब इसके बाद लिखेंगे इसलिए 396 में ये जो 11 है, 11 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः यहाँ पर देखिए हमें पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा है आप लोगों को सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है जिससे हम भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो सबसे छोटी वांछित संख्या हम लिख देंगे यहाँ पे 11। 11 से जब हम भाग देते हैं इन संख्याओं में 396, तो यहाँ पे हमें एक देखिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है 36। तो यहाँ पे जो 36 प्राप्त हो रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, इसका हमें कह रहा था वर्गमूल ज्ञात करने को। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 11 से जब 11 में भाग देंगे, यही संख्या 11 निकला है, और इसमें जब 11 से भाग देंगे तो ये हट जाएंगे, तो यहीं पर बच जाता है 2। तो यहाँ पे एक बार 2 और ये जो जोड़ा में है 3, तो 2 3 के 6। इस तरह से आप लोगों को लिख देना आंसर, यही हो गया इसका आंसर। पहला आंसर 11, दूसरा 6। अब इसी तरह से 4 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 4 नंबर, इसमें भी क्या करना है, इसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए 5 एक बार आ रहा है, 23 गुने 23, 23 गुने 23। देखिए 23 का जोड़ा है लेकिन 5 जोड़ा में नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि 2645 का अभाज्य गुणनखंड में 5, ये जो 5 है ये जोड़े में नहीं है, इसलिए ये जो 2645 है, 2645 में ये जो 5 है, 5 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, ये 5 से हम भाग दे रहे हैं तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, 2645 में हमें 5 से भाग देना है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए, और इसको लिख देना है यहाँ पे 23 गुने 23, 23 गुने 23। जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे इसी के रूप में आ जाएगा, इसको गुणनखंड रूप में लिखिएगा तो 23 गुने 23 प्राप्त होगा। देखिए ये 5 से 5 में भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, और इधर भी भाग देना है, संख्या में 5 में भाग देना है, यही हो जाता है। और इसमें क्या करना है, इसके बाद ये जो संख्या में से भाग दिए हैं 5 से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 529, और ये 529 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये जो 529 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा तो इसका हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ा में हम एक बार लिख देंगे, तो एक बार लिख दिए, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर को। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, 2800। इसका सबसे पहले इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2800 का यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। देखिए इसका जोड़ा है 2 का भी जोड़ा, इसका भी
इसका भी जोड़ा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है, तो हम लिख देंगे चूँकि 2800 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़े में नहीं है, इसलिए 2800 में 7 से, ये जो 7 है, 7 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः सबसे छोटी वांछित संख्या ये 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 2800 में भाग देंगे 7 से, तो 7 से भाग दिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 गुने 2, यहाँ पे देखिए सभी जोड़ा में आ गया और हट जाएगा। यहाँ पे इसमें जब 7 से 7 में भाग देंगे तो ये तो हट जाएगा, तो सिर्फ यहीं बच जाएंगे। इसका जब अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे देखिए 400 ये जो प्राप्त हुआ, 400 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा इस रूप में आ जाएंगे, इसको गुना करिएगा तो 400 प्राप्त हो जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, यानी कि 400 आ जाता है। और ये जो 400 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जोड़ा में से एक बार लिख देंगे, इस जोड़ा में से एक बार लिख देंगे और इसमें से हम एक बार लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 पंचे के 20। इस तरह से 400 का वर्गमूल हो गया, निकाले हैं तो 20। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का 5 नंबर देख लिए। अब हम देख लेते इसी तरह से 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 का 6 नंबर, इसका भी सबसे पहले क्या करना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से किए हम, तो यहाँ पर क्या निकला है, 1620 में यहाँ पे निकला है 2 बार है, तो 2 गुने 2, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार, 1 2 3 4 बार गुना में लिख दिए। और ये 5 है तो 5, देखिए 2 भी जोड़ा में, 3 भी जोड़ा में, इस तरह से, और 5 जोड़ा में नहीं है, तो हम लिख देंगे चूँकि 1620 का अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1620 में ये जो 5 लिया है, 5 से भाग करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 5 हो जाएंगे, 5 से हम भाग दे रहे हैं तो 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 1620 में हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस रूप में आ जाएंगे। जब इसको भाग दीजिएगा तो 324 प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या, और 324 का जब यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो इसी तरह से आएगा। और इसको क्या करना है, वर्गमूल में बदलना है। 324 को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए इस जोड़ा में से एक बार लिख दिए, इसमें से एक बार लिख दिए, और ये जो है इसमें से एक बार लिख दिए, 2 2 3 6, 6 3 18, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न समझिए, प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी मिल करके जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी मिल करके, अब सभी विद्यार्थी में कुल कितने विद्यार्थी है वो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है जितना भी विद्यार्थी है कक्षा में वो सभी विद्यार्थी मिल करके क्या कर रहे हैं, 2401 रुपये दान दे रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में। तो आगे कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कहने का मतलब हुआ अगर कक्षा में अगर 10 एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, 10-10 रुपये दान में दे रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। अगर कक्षा में विद्यार्थी 20 है तो सभी प्रत्येक विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, 20-20 रुपया दान कर रहे हैं। जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। तो आगे कह रहा है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि सभी विद्यार्थी मिलकर कितना रुपया दान में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। जब हमें नहीं पता रहता है तो हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या को हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, फल में हम लिख देंगे यहाँ पे माना कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या एक्स है। बराबर हम क्या लिख देंगे, एक्स। जब नहीं पता था तो हम एक्स मान लें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब हमें पता है कि जब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक्स माने एक्स है तो प्रत्येक विद्यार्थी कितना रुपया दान में देंगे, एक्स रुपया ही देंगे। कह रहा है जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया दान में दे रहे हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी को हम एक्स माने, एक्स विद्यार्थी है तो एक्स रुपया क्या करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी दान में देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपया बराबर क्या हो जाएंगे, एक्स रुपया हो जाएंगे। एक्स रुपया क्या कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी दान कर रहे हैं। जब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या एक्स है तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यही कह रहा था प्रत्येक विद्यार्थी जो है उतने ही रुपये दान कर रहे हैं जितना विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स लिख दिए हैं। तब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, या फिर लिख दीजिए प्रश्न से। प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, तो देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या माने, एक्स माने। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की संख्या एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स
हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे x। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब विद्यार्थी x है तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या करें, x रुपया दान कर रहे हैं, तो हम x से गुना कर देंगे। अब गुना x से क्यों करेंगे तो वो भी समझिए आप। मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थी अगर 10 है, कक्षा में अगर विद्यार्थी 10 है तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सभी उतने ही रुपया दान में भी दे रहे हैं, तो 10 विद्यार्थी है तो 10 रुपया क्या कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी दान में दे रहे हैं। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 10 से गुना करेंगे तब पता चलेगा। एक विद्यार्थी अगर 10 रुपया दे रहे हैं तो 10 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, 10 गुने 10, तब जाकर पता चलेगा कि टोटल विद्यार्थी 100 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, x गुने x, ये हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया, और ये हमारा हो गया रुपया की संख्या, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है x रुपया दे रहे हैं। तो कितना प्राप्त हो रहे हैं हमें, कुल रुपया यहाँ पे दिया हुआ है 2401 रुपया प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे 2401 रुपया, इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए गुना में हो रहा है तो उसको गुना कर लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे x की घात 2 या x का वर्ग बराबर हो जाता है 2401, ये हमारा हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। जब x निकालना है तो हमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालना है और उसको हम x माने। यहाँ पे निकला है x की घात 2 यानी कि x का वर्ग, तो हमें क्या करना है, घात यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे दोनों का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे दोनों का वर्गमूल लेने पर। जब इसका वर्गमूल लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसकी घात हट जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें देखिए जब इसकी घात हटेगा तो इसमें रूट लग जाएंगे 2401 में। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकला है रूट में, अभी संख्या में जो निकला है ये हमारा रूट में है, तो हमें क्या करना है, इसको रूट से बाहर करना है। रूट से बाहर करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2401 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें एलसीएम ले लेते हैं। जैसे देखिए इसमें किससे लेंगे, यहाँ पर अगर 2 से लेते हैं तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक देखें तो विषम में है। यहाँ पर 3 से लीजिएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा। ये डायरेक्ट अगर 7 से काटना है तो 7 से कटेगा। तो 7 से काटिएगा तो देखिए 7 तिया के 21, 24 में से हम 21 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे ये 3 नहीं लिखेंगे 24 में से 3 को घटाए, वो 3। यहाँ पर 7 से हम भाग दिए हैं 24 में, तो कितनी बार में कटेगा, तो 7 तिया के 21 3 बार में, तो यही 3 लिख दें। और यहाँ पे 24 में से वो जो 21 होता है घटाएंगे उसको, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3, और यहाँ पे 3 पे ये हमारा शून्य हो जाएंगे। ये जो घटाएंगे 24 में से 21 को घटाएंगे तो 3 जो प्राप्त हुआ, इस पर ये हम शून्य लगा देंगे। तो कितना हो जाता है, 7 चौके 28, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 बार में 28। तो यहाँ पे हम 30 में से 28 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, और 2 पर ये 1 हो जाएंगे 21, तो 7 तिया के 21, यहाँ पे 3 हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना, फिर से हम 7 से भाग देंगे। फिर 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 चौके 28, 4 बार में 28, तो 34 में से हम 28 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 6 पर ये जो 3 है ये लगा देंगे, तो 6 पर 3 63 होता है। तो 7 9 के 63, 9 बार में 63 हो जाता है। अब इसके बाद फिर से 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर से 7 से लगाएंगे तो 1। यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड रूप में, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। देखिए इसी को हम इस रूप में लिख दिया। ये हमारा जो संख्या दिया ये अभी गुणनफल के रूप में है, ये वर्ग में जो दिया है गुणनफल के रूप में संख्या है, और इसी को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे गुना के रूप में। देखिए 7 7 49, 49 को 7 से गुना करिएगा तो 343, और 343 को जब 7 से गुना करिएगा तो 2401 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी को हम गुणनखंड के रूप में लिख दिए। और हमें इससे क्या करना है, बाहर करना है, रूट से इनको बाहर करना है। जब रूट से बाहर करते हैं तो क्या होता है, ये जो जोड़ा लगाएंगे इसको, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है समान संख्या, इनको जोड़ा लगाएगा और उसमें से हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर निकल जाएंगे। देखिए एक बार इसमें से 7 को लिख देंगे, और इस जोड़ा में से हम एक बार 7 को गुना में लिख देंगे। तो यहाँ पे ये रूट से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 के 49 हो जाता है। यही हमारा निकला है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 होगी। इस तरह से लिख देना है 49 होगी। अब देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो गया 49, यानी कि 49 विद्यार्थी, कक्षा में 49 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपये दान में दे रहे हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अगर 49 निकला है तो 49 रुपया प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेंगे, दान में देंगे। तो 49 को जब 49 से गुना करिएगा तो 2401 प्राप्त हो जाएंगे। 49 को जब गुना करिएगा 49 से तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 2401। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो यही हो गया इसका उत्तर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं
कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहे, ये जो प्रश्न 8 है ये प्रश्न 7 के तरह ही है। जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 7 को हल किया है ठीक इसी प्रकार ये भी हल होगा। तो देखिए प्रश्न 8 कह रहा है एक बाग में जो है 2025 इस तरह से पौधे लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। प्रश्न समझिए। प्रश्न में कह रहा है अगर मान लीजिए 5 पंक्ति है, पंक्ति यानी कि लाइन, इस तरह से लाइन में अगर 5 लाइन है तो सभी पंक्ति में क्या कर रहा है 5-5 पौधे भी होगा। सभी पंक्ति में मान लीजिए इस तरह से लाइन है, इसमें 5-5 जितना पंक्ति होगा उतना ही पौधो होगा। मान लीजिए 5 पंक्ति है तो 5-5 पौधे भी होगा सभी पंक्ति में, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसमें भी 5 पौधे हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी 5 पौधे। अगर 10 पंक्ति है तो 10-10 पौधे भी होंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं आगे समझिए। यहाँ पर आगे कह रहा है तो हमें क्या निकालना है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नहीं पता है पंक्तियों की संख्या, हमें नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है। फल में लिख देंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है। बराबर x है। देखिए पंक्तियों की संख्या x माने है। तो देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा था प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्ति की संख्या का x माने है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे भी हो जाएंगे। तो उतने ही पौधे होंगे तो यहाँ पे x माने तो x पौधे भी हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक पंक्तियों पंक्तियों में उतने ही पौधे होंगे, यानी पौधों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधे होंगे जितना यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे x पौधे भी हो जाएंगे। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न से क्या लिखेंगे हम, तो देखिए पंक्तियों की संख्या हमें x दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे x। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक पंक्ति में जो है x पौधे यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इससे x से गुना कर देंगे जिस तरह से प्रश्न संख्या 7 में किए थे। और बराबर में जब यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या x है और यहाँ पे हमें प्रत्येक पंक्ति में जब x पौधे है तो इनको जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2025 पौधे। कुल पौधे कितने हो जाते हैं 2025 पौधे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे इसमें x से गुना कर देंगे। x से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 2025। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए इसका जो घात दिया हुआ है इसको यहाँ से हमें हटाना है। तो इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से यहाँ पे ये जो घात है हट जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा इसमें से जब घात हटेगा तो इसमें रूट लग जाएंगे, यानी कि वर्गमूल के रूप में आ जाएंगे। तो 2025 हो गया। अब देखिए ये जो 2025 निकला ये अभी रूट में निकला, हमें क्या करना है इसको रूट से बाहर करके संख्या ज्ञात करना है x बराबर। तो हम क्या करेंगे इसमें इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। देखिए 2025 का भाज गुणनखंड करना है तो यहाँ पे इसके लिए हम इस तरह से एलसीएम लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसका इकाई विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे 3 से लगा करके देखेंगे। 3 से लगाइएगा तो लग जाएगा। 3 से जब लगाइएगा तो 3 6 के 18, 6 बार में 18, तो 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा और 2 पर ये 2 22 होता है। तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में 21, 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 और 1 पर ये 5, 1 पर 5 15, तो 3 पंचे के 15। आप लोगों को और ऐसे करना नहीं आता तो आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 675 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम फिर से 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी के 6, इसमें 1 5, 3 पंचे के 15। फिर यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते के 21, 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 और 5, 1 पर 5 15, 3 पंचे के 15। फिर 3 से लगाएंगे तो 25 तिया के 75, यानी कि 25 बार में। देखिए 3 दूनी के 6, 1 और 5, 3 पंचे के 15। अब नहीं लगेगा 3 से तो हम 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी कि इसको गुणनखंड के रूप में किस तरह लिख देंगे, यहाँ पे इसका भाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख देंगे। 3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 4 बार लिख दीजिए इसको, 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 बार 5 है, गुने में लिख देंगे 5। अब इसको जब गुना करिएगा तो यही रूप आ जाएंगे। इसको जब पूरे को गुना करिएगा तो 2025 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको जो है ये अभी गुणनफल के रूप में है, ये जो संख्या है
रूट में तो है, ये तो वर्गमूल है, लेकिन इस संख्या को कह रहे हैं, ये जो संख्या ये हमारा गुणनफल के रूप में, इसका जब गुणनखंड करेगा तो इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल हमें क्या करना, निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसको रूट से बाहर करेंगे। जब रूट से बाहर करेंगे तो देखिए संख्या क्या प्राप्त होगा। इसमें से हम जोड़ा में से एक बार लेते हैं, यहाँ पे इसमें जोड़ा, ये जो जोड़ा है 3 का, इसमें से एक बार 3 लिख देंगे, इस जोड़े में से हम एक बार 3 को लिख देंगे गुना में, और इसके बाद हम इस जोड़े में से एक बार 5 को लिख देंगे। अब गुना करिए इसको, 3 तिया के 9, 5 के 45, यहाँ पे आ गया 45। तो यहाँ पर देखिए 45 जब आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पंक्तियों की, यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या भी हो जाएंगे 45, और पंक्तियों में पौधे की संख्या भी हो जाएंगे 45, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको जब x माने है तो उतना ही पौधे भी है, तो यहाँ पे ये अगर 45 निकला है तो ये भी हो जाएंगे 45। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः। अतः यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना है पंक्तियों की संख्या, संख्या कितना है 45, तो लिख देंगे 45 है, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे भी होंगे, प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे भी होंगे, लिख देंगे डायरेक्ट पौधे होंगे। इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिख देना। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को समझिए। इसमें कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है जो इन संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए। प्रत्येक यानी कि ये जो जितना भी संख्या दिया 4, 9 और 10, इनसे विभाजित हो जाए। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें आप लोग को याद रखना है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए वह उनका लॉसा होगा। तो हम यहाँ पर इनको लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10, 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए वह इनका लॉसा होगा, वह इनका लॉसा यानी लघुत्तम समावर्तक होगी, जिसे एलसीएम भी बोल सकते हैं, होगी या होगा। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इसीलिए आप लोगों को इसको भी लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इनमें ये जो दिया है इनका हम लॉसा निकालेंगे। देखिए इनका एलसीएम लीजिए, इसमें देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 9 का 9, वैसे ही 2 पंचे के 10, फिर से यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे तो 2 1 का 2, 9 और ये 5। अब देखिए इसमें यहाँ पे लगाएंगे, ये 9 जो है 3 से लग जाएंगे, 3 तिया के 9, 5, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 कट जाएंगे, यहाँ पे हो गया 5। अब इसके बाद हम 5 से लगाएंगे तो ये हमारा कट जाएंगे पूरा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसका, देखिए ये गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने में 5। अब इसको जब गुना करेगा तो कितना प्राप्त होता है, देखिए ये किसका गुणनखंड के रूप में है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया के 36 पंचे के 180, यानी कि ये जो 180 है इसका ये गुणनखंड रूप हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। और यहाँ पर देखिए ये वर्ग संख्या है कि नहीं, वर्ग संख्या कब होगा, जब ये इसका गुणनखंड रूप जो है जोड़ा में हो जाए। यहाँ पर देखिए ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 5 दिया हुआ है संख्या ये जोड़ा में नहीं है। जब ये जोड़ा में नहीं है इसका मतलब ये वर्ग संख्या नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या 5 है इससे हम गुना करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड में ये जो 5 संख्या दिया इसको हम गुना कर देंगे, यानी कि 180 में जो है 5 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, इन्हें लिखेंगे चूँकि ये जो 180 दिया हुआ है, 180 का अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड, तो लिख देंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में ये जो दिया हुआ है 5 ये जोड़े में नहीं है, 5 जोड़े में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में 5 से गुना करेंगे, जब 180 में 5 से गुना करेंगे तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, यहाँ पर लिख देना इसलिए 180 में ये जो संख्या है इसको जोड़ा में लाना है, यानी कि इसमें 5 से गुना कर देते तो ये जोड़ा में आ जाता है। यहाँ पर 180 में जब इसमें गुना होगा तो इसमें भी गुना हो जाएंगे 5 से,
यहाँ पर हम लिख देंगे 180 में 5 से गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। अब इतना लिख दें, तब इसमें हम क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 180 से गुना करिए 5 में, 180 में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड में 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए 180 में 5 से गुना करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होगा। देखिए इसको गुना करिएगा तो एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएंगे। गुना करिए, जीरो को हम 5 से गुना करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करते हैं या फिर जीरो में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है, तो इसमें ये जीरो ही हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 बच जाता है, यहाँ पे शून्य को गुना किए, यहाँ पे 8 को गुना करेगा 5 से और 5 40, या डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 18 से 5 में गुना करेंगे, 18 5 के 90, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 90। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया 900, ये जो 900 प्राप्त हुआ ये हमारा वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। इसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अतः ये जो संख्या दिया हुआ है 4, 9 और 10, इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ये हमारा हो जाएंगे 900। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 भी जो है इसी तरह से बनेगा। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 भी इसी तरह से बनेगा। इसमें भी क्या करना है, यहाँ पर ये जो संख्या दिया है इसका हम लॉसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे इसमें हल में लिखना है सबसे छोटी वर्ग संख्या, लिख देंगे 8 जो लिख देना, जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, वह संख्या इसका लॉसर होगा। लिख देंगे वह संख्या इनका लॉसर होगी, लॉसर यानी कि लघुत्तम समावर्तक होगी। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेकर के देखेंगे, लघुत्तम लेकर के देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दिया है 8, 15, 20, इनका एलसीएम लीजिए लॉसर। देखिए यहाँ पे इसमें हम 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 15, 2 दाएँ के 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 15, 2 पंचे के 10, अब फिर 2 से लगाएंगे तो ये 1, 15, 5। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये लगेगा नहीं, 2 से 3 से लगाएंगे तो ये 3 पंचे 15, 3 बार, यहाँ 5 बार में 3 पंचे 15, 5 से लगाएंगे तो 1, 1, 1। अब इसमें देखिए इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे इस तरह से, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे कितना प्राप्त होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 पंचे 120, यहाँ पर लिख देंगे 120। अब देखिए इसमें देखें ये जो है वर्ग संख्या है या नहीं, इसमें कैसे चेक करेंगे, इसमें देखेंगे इसका जो गुणनखंड रूप है ये जोड़ा में है कि नहीं। तो देखिए ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि ये तीनों संख्या जोड़ा में है ही नहीं। अगर इसमें 2 से गुना हो जाए, इसमें 3 से गुना हो जाए और 5 से गुना हो जाए, तब जाकर के ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ये जो 120 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसमें यहाँ पर ये जो 2, 3, 5 है ये हमारा जोड़ा में नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि 2, 3, 5 यहाँ पर लिख देना है। ये जो दिया हुआ 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का ये जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 2, 5, 3, 2, 3, 5 जोड़े में नहीं है, इस तरह से लिख देना है। इसलिए 120 जो दिया हुआ है, 120 में यहाँ पर क्या करेंगे, 2, 3 और 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3, 5 से गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना आप लोगों को। अब इसको गुना करके देखिए, 120 में हमें क्या करना है, इन संख्याओं से गुना करना है, तो ये हमारा एक वर्ग संख्या हो जाएगी। 120 में 2 गुने 3 गुने 5, और इसका जब गुणनखंड रूप लिखिएगा तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसको गुना करिए, सिंपल में देखिए इसको कैसे गुना कर देना है। इसको 120 रहने दीजिए, बड़ा हो जाता है संख्या, इसमें तीनों को गुना कर दीजिए। 5 को 3 से गुना करें तो 5 × 15, 15 को 2 से गुना करें तो 30, यानी कि 12 को गुना कर देना है 3 से, तो 12 × 3 = 36, और यहाँ पर हम 30 था, एक शून्य उसके लिए, और यहाँ पे इसमें हम 12 से गुना किए थे, इसमें ये शून्य बचा हुआ था, ये शून्य उतार देंगे, यानी कि 3600 हो जाता है जब इसको गुना करिएगा तो यही 3600 जो प्राप्त हुआ है ये सबसे छोटी वर्ग संख्या हो जाएंगे जो इनसे विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 10 को भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।